संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित फ्लोरिडा एक बहुत ही सुंदर राज्य है। समुद्री बीच के लिए विख्यात फ्लोरिडा में जंगल, झरने, नदियाँ, झील जैसे प्राकृतिक सुंदरताएं भी मौजूद है। फ्लोरिडा खूबसूरत होने के साथ साथ रोमांचक भी है। इसी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर फ्लोरिडा में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे पूरे फ्लोरिडा के नागरिक सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे द मिस्टिक क्लासरूम यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो बात है 1988 की, वो दशक जिन दिनों इंटरनेट आने वाले आधुनिक समय के लिए तैयार हो रहा था। एक 41 वर्षीय महिला पेगी कार अपने पति पे कार के साथ अल्टोरास फ्लोरिडा में रहती थी। पे ये पेगी के दूसरे पति थे। पहली शादी से पे को 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटे का नाम ट्रेविस कार और 2 बेटियां डेलना शिवर और टैमी रीड थी। और पेगी को एक बेटा था जिसका नाम डुआने डुबरली था। ये पेगी और पे का हंसता खेलता परिवार था। पे एक बहुत ही मेहनती इंसान थे, इसी के चलते वह अपना ज्यादातर टाइम अपने काम में ही बिता देते थे। पे की इसी आदत की वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी पेगी पर आ पड़ी थी और ये जिम्मेदारी संभालना पेगी को मुश्किल जा रहा था। एक दिन पे के दोस्त पे को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए बोलते हैं। ये उनका हर साल का प्लान होता था, तो पे उनके साथ शिकार करने के लिए चला जाता है। इधर पेगी अपना दिन भर का काम निपटा रही थी कि अचानक उसके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। उसको बार बार चक्कर आने लगते हैं और उल्टियाँ भी होने लगती है। घर वालों को लगता है कि कुछ खराब चीज खाने पीने में आई होगी, इसलिए पेट में दर्द हो रहा होगा। इसलिए वो पेगी को पीने के लिए घर में पड़ी कोक की बोतल दे देते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब ट्रेविस और डुआनी के पेट में भी दर्द होने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पेगी के पेट में हो रहा था। ट्रेविस कॉल करके ये सब बातें अपनी बुआ कैरोलिन डिक्सन को बता देता है, जो कि पेशे से एक नर्स थी। जब ये बात कैरोलिन को पता चलती है, वो पेगी के घर आ जाती है और वो देखती है पेगी की हालत बहुत ही खराब हो गई है। वो तुरंत ही सब मामला पे को फोन करके बता देती है। कैरोलिन पिगी और उनके बेटों को लेकर हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते हैं कि पिगी की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी है। उसका पूरा चेहरा उतर गया था और उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपना हाथ भी उठा सके। डॉक्टर्स पिगी और उसके बेटों पे बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन रिजल्ट नॉर्मल आ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स थोड़ी बहुत मेडिकेशंस के साथ उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज होके घर लौटने के बाद कुछ दिनों में पिग्गी की हालत और भी खराब हो जाती है। इस बार तो हालत ऐसी थी कि पिग्गी के न हाथ पैर हिल रहे थे, न उसको अपनी आंखें खोलने आ रही थी। मानो कि वो जैसे पूरी तरह से पैरालिसिस की शिकार हो चुकी हो। उनके बच्चों की भी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। पे के आने के बाद बच्चे फिर से पिग्गी को हॉस्पिटल ले जाने को बोलते हैं, लेकिन पे इस बात को इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है। बच्चे फिर से अपनी बुआ कैरोलिन को कॉल करते हैं और उसकी मदद से फिर से पिग्गी को उसी अस्पताल ले जाते हैं। इस बार डॉक्टर्स फिर से उन पे कुछ टेस्ट करते हैं, लेकिन फिर वही नॉर्मल रिपोर्ट्स आ जाते हैं। अब डॉक्टर्स भी ये देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट की हालत तो बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रहे हैं। लेकिन इस बार डॉक्टर्स को एक अलग सिम्टम दिखाई देता है। वो ये कि पिग्गी के बहुत सारे बाल झड़ चुके हैं। वो जब अस्पताल में बेड पे लेटी थी तो तकिए पर भी बहुत सारे बाल पड़े दिखते हैं। डॉक्टर्स तुरंत ही इस केस के बारे में वहाँ के सीनियर डॉक्टर रिचर्ड होस्लर को बता देते हैं। जब वो पिग्गी का चेकअप करते हैं, उनको ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण लगते हैं। डॉक्टर होस्लर पिग्गी पे कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये वाकई फूड पॉइजनिंग का मामला है। वो पाते हैं कि पिग्गी की बॉडी में भरपूर मात्रा में थैलियम नामक जहर है। थैलियम ये एक जहर है जो कि ज्यादातर पेस्टिसाइड बनाने में यूज होता है। इस जहर की खासियत ये है कि अगर ये बॉडी में चला जाए तो ये आसानी से पकड़ा नहीं जाता। इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं। ये जहर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 1972 के बाद अमेरिका ने इस जहर पर बंदी लगा दी थी। थैलियम अगर बॉडी में चला जाता है तो वो डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है, जिस वजह से आदमी अपनी शारीरिक संवेदना खो देता है। अगर इसका डोज ज्यादा हुआ तो वो कोमा में भी जा सकता है या फिर उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। टेस्ट में पता चलता है कि पिग्गी की बॉडी में 50% थैलियम जहर है, जिससे कि वो कोमा में चली जाती है।
थैलियम के लिए कोई भी एंटीडोट उपलब्ध नहीं था, इसलिए डॉक्टर्स जो दवाइयाँ मौजूद थी उसी से पिगी का इलाज करना चालू कर देते हैं। इधर ट्रेविस और डुआनी इनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करके उन पे भी टेस्ट किए जाते हैं, तो डॉक्टर्स पाते हैं कि उनकी बॉडी में भी काफी मात्रा में थैलियम जहर मौजूद है, जो कि उनको बीमार करने के लिए काफी था। ट्रेविस डॉक्टर को बताता है कि ये जहर इतना दर्दनाक है कि मानो कोई 1000 सुइयां एक साथ शरीर में चुभा रहा हो। डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं कि इनके शरीर में इतना थैलियम आखिर आया कहाँ से, जबकि ये तो इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। तो डॉक्टर सब बचे हुए फैमिली मेंबर्स को भी अस्पताल बुला लेते हैं और उन पे भी टेस्ट करते हैं, तो वो पाते हैं कि बाकी परिवार के सदस्यों के शरीर में भी ये जहर है। अच्छा, इसी बीच मार्च 1989 में पिग्गी कार को एंटीडोट और इलाज के लायक मेडिकेशन उपलब्ध न होने के कारण लाइफ सपोर्ट से निकाल दिया जाता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स को अब शक होने लगता है कि इनके खाने पीने में कुछ आया था या इन्हें कोई मारना चाहता है। डॉक्टर्स इस बात को नज़रअंदाज न करके सारा मामला फ्लोरिडा पुलिस को बता देते हैं। ये बात पुलिस के साथ साथ मीडिया में भी पहुंच जाती है। लोगों के बीच अब फूड पॉइजनिंग को लेकर डर बैठ गया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात चालू कर देते हैं। सबसे पहले पुलिस पिग्गी और पे जहां पे रहते थे उस एरिया में जाकर सारे पानी के साधन यानी नल, पानी की टंकी आदि को चेक करते हैं। वहां से उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर पिग्गी के घर की छानबीन करना चालू कर देते हैं। करीबन 400 से भी ज्यादा सैंपल्स वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, ताकि थैलियम कहां से आया ये पता लगाया जा सके। जब फॉरेंसिक टीम इन सैंपल्स की अच्छी तरह से जांच करती है, तब उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हो जाती है। उन्हें कुछ बॉटल्स में ज्यादा मात्रा में थैलियम मिल जाता है और वो बॉटल्स थी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स की। कुल मिला के 8 बॉटल्स का सेट पुलिस को पिग्गी के घर से मिल जाता है, लेकिन बॉटल्स का पूरा चेकअप करने के बाद उनको बोतल पे किसी के भी उंगली के निशान नहीं मिलते और फॉरेंसिक टीम बताती है कि जिस किसी ने ये जहर कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया वो कोई नया क्रिमिनल नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। अब तक पुलिस इस केस को फूड पॉइजनिंग का केस समझकर छानबीन कर रही थी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर थैलियम का मिलना और सभी फैमिली वालों के अंदर भी ये जहर का पाया जाना इस ओर इशारा कर रहा था कि हो न हो कोई तो इस फैमिली को जरूर मारना चाहता था। पुलिस अब इस केस को एक मर्डर केस की तरह लेकर इसकी छानबीन चालू कर देती है। सबसे पहले वो कोका कोला कंपनी में इसकी पूछताछ करती है कि ये बॉटल्स कब और कैसे मैन्युफैक्चर की थी। कंपनी के ऑफिशियल्स पुलिस को बताते हैं कि केवल 8 बॉटल्स में थैलियम मिलना और उनका एक ही सेट में पैक किया जाना लगभग नामुमकिन है। और कंपनी के ऑफिशियल्स ये भी दावा करते हैं कि उनको न ही कोई फूड पॉइजनिंग की कंप्लेंट आई और न ही प्रोडक्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ की रिपोर्ट आई। पुलिस इस बात को वेरीफाई करते हैं और पाते हैं कि वाकई कंपनी के ऑफिशियल सच बोल रहे थे। इस बात से पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो किसी ने जानबूझकर कोका कोला की बोतल्स में थैलियम मिलाया है और पिग्गी की फैमिली को दिया है। पर कौन, ये सवाल अब भी पुलिस के सामने था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और पिग्गी के पड़ोसियों से पूछताछ करना चालू करती है, जिनसे कि उन्हें पता चलता है कि पे के नाम पे एक धमकी भरा अनजान लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि अगर पे और उसके परिवार ने जल्द से जल्द फ्लोरिडा नहीं छोड़ा तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है और ये कोई मजाक नहीं है। पुलिस ये लेटर फॉरेंसिक टीम को भेज देती है और इससे कुछ सबूत मिलते हैं कि नहीं इसकी जांच करने बोलती है। अब पुलिस पड़ोसियों की कसकर पूछताछ चालू कर देते हैं, क्योंकि किसी पड़ोसी के लिए ही कोका कोला की बोतल्स पे के घर के अंदर रखना आसान था। इन्हीं पड़ोसियों के बीच उनके सबसे करीब पिग्गी के रिश्तेदार डायना कार और उनके पति जॉर्ज ट्रिफल रहते थे। बाकी सारे पड़ोसी थोड़ी दूरी पर रहते थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि डायना एक केमिस्ट्री टीचर और हड्डियों की डॉक्टर भी है और उनके पति जॉर्ज एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखने का काम करते थे। दोनों बहुत ही होशियार थे और वो मेंसा नामक संस्था के सदस्य भी थे, जो कि एक हाई आईक्यू वाले लोगों की कम्युनिटी थी। पुलिस को ये भी पता चलता है कि पिग्गी को पॉइजनिंग होने से 1 हफ्ते पहले डायना और पिग्गी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। डायना पिग्गी से गाली गलौज कर रही थी क्योंकि पिग्गी के दोनों बेटों ने ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाया था और डायना के कहने पर उन्होंने म्यूजिक बंद नहीं किया था, इसलिए उनका गुस्सा आसमान छू गया था और वो पिग्गी से गंदी भाषा में गाली गलौज करने लगती है। पिग्गी ये सब सुनकर डायना को बोलती है कि मैं तुमसे इससे आगे बात नहीं करूंगी। डायना पिग्गी को गुस्से में धमकाती है कि ये झगड़ा इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला।
पुलिस को और ये भी जानकारी मिलती है कि साल 1970 में जॉर्ज को बिना लाइसेंस की ड्रग तैयार करने वाली लैब चलाने के जुर्म में सजा भी हुई थी। ड्रग माफिया वालों ने भी जॉर्ज के बारे में पूछने पर बताया था कि जॉर्ज एक बहुत ही होशियार केमिस्ट है। और जब पुलिस जॉर्ज को उस धमकी भरे खत के बारे में पूछती है कि आखिर क्यों किसी ने पे को ऐसा खत लिखा होगा, तो ट्रिफल बोलता है कि शायद उनको यहाँ से भगा देने के लिए। ये बात उस खत में लिखे संदेश से मेल खा जाती है। जॉर्ज अब पूरी तरह से पुलिस के रडार में था। पुलिस ने जॉर्ज पे कड़ी नजर रखना चालू किया। पुलिस ने इस केस की और जानकारी निकालने के लिए शेरिफ डिपार्टमेंट से एक एजेंट को ये काम सौंप दिया, जिनका नाम था सुजैन गोरेक। सुजैन मेंसा ऑर्गेनाइजेशन में गुप्त तरीके से दाखिल हो जाती है, जिसके डायना और जॉर्ज दोनों ही सदस्य थे, और इन दोनों के बारे में और जानकारी निकालना शुरू करती है। जॉर्ज उन्होंने लिखी हुई किताब वुडू के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देते थे। समय के साथ साथ सुजैन और जॉर्ज अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सुजैन को पता चलता है कि जॉर्ज बहुत ही होशियार और दिमाग से तेज आदमी है। सुजैन को ये भी पता चलता है कि जॉर्ज अपना घर बेचना चाहता है और वर्जीनिया शिफ्ट होना चाहता है। तभी सुजैन जॉर्ज को बताती है कि उसे भी रहने के लिए एक घर की तलाश है, और वो जॉर्ज को अपना घर रेंट पे देने की बात करती है। सुजैन जॉर्ज की अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए वो बेझिझक अपना घर रेंट पे दे देता है। जैसे ही सुजैन को घर में रहने की परमिशन मिलती है, सुजैन एक इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम को लेकर जॉर्ज के घर की छानबीन करने ले जाती है। इन्वेस्टिगेटर्स देखते हैं कि घर के बेसमेंट की हालत कुछ ऐसी थी मानो जैसे कोई वहाँ पे लैब चला रहा हो। टीम को और भी कुछ केमिकल्स की बॉटल्स मिलती है, जिसमें से कुछ बॉटल्स में उनको थैलियम मिलता है, जो कि पाउडर फॉर्म में था। इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पे केमिस्ट्री की कुछ बुक्स और कुछ सामान मिलता है, जो कि फॉरेंसिक रिसर्च वाले यूज़ करते हैं। उसमें उनको एक किताब मिलती है जिसका नाम था जनरल पॉइजनिंग गाइड, जिसमें से कुछ नोट्स निकाले थे, जिसका सब्जेक्ट था डेथ बाय पॉइजन और हाउ टू यूज़ थैलियम। और एक अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल मिलती है जिसका नाम पेल हॉर्स था, जिसमें थैलियम कैसे यूज़ किया जाता है और उसके बारे में जानकारी थी। और फाइनली उनको एक मशीन मिलती है जो कि बोतल्स के कैप बदलने या उन्हें बिठाने के लिए यूज़ की जाती है। शायद यही मशीन जॉर्ज ने कोका कोला की बोतल में थैलियम डालने के बाद कैप को वापस लगाने में यूज़ की थी। पुलिस को जॉर्ज के खिलाफ बहुत ही पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, जो कि जॉर्ज को कड़ी सज़ा देने के लिए काफ़ी थे। 4 मई 1990 में जॉर्ज ट्रिफल को पेगी कार इनकी हत्या और कार परिवार को जहर देकर उनकी हत्या करने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और इसके 1 साल बाद यानी 2 मई 1991 में सभी दलीलों को सुनने और सभी सबूतों को देखने के बाद जूरी ने जॉर्ज ट्रिफल को हत्या की कोशिश, गैरकानूनी तरीके से जहर का प्रयोग और खाद्य उत्पादन के साथ छेड़छाड़ के साथ अन्य 15 मामलों में दोषी पाया। और पेगी की डेथ एनिवर्सरी के 3 दिन बाद यानी 6 जून 1991 के दिन सर्किट जज मेलोनी ने जॉर्ज को मौत की सजा सुनाई। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि एक पड़ोसी ने कुछ मामूली विवाद और अपनी ईर्ष्या के चलते एक हंसते खेलते परिवार को जड़ से मिटा देने की कोशिश की, जिसमें कि पति ने अपनी पत्नी, बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया। तो ये थी पेगी कार मर्डर केस की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।